रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से ओवर फिटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। यस, रेगुलराइजेशन इज अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग ऑफ मॉडल। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ओवरफिटिंग क्यों होता है डेटा पे, जैसे हमने लॉजिस्टिक में बात किया था या पॉलिनोमियल में बात किया था। क्या होता है कि कंप्लीट जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उस पर वो लर्न कर जाता है, नॉइज़ पे लर्न कर जाता है इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न बिटवीन द डेटा। दैट इज़ वाई कि मॉडल को ओवरफिटिंग से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मॉडल ओवरफिट रहेगा तो वो ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे कि आपने देखा था हर एक वैल्यू से होता हुआ जा रहा था, बट अनसीन डेटा पे सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अनसीन डेटा के केस में आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 50% से भी लो होगी। तो ये होता है ओवरफिटिंग का केस, और उससे बचने के लिए रेगुलराइजेशन इज द बेस्ट टेक्निक। तो ये ओवरफिटिंग से कैसे बचाता है, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं डेटा में, उसके बेसिस पे मॉडल ट्रेन होता है। तो रेगुलराइजेशन टेक्निक क्या करता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर हैं उनको कम वैल्यू देता है, और जो मोर इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू देता है। तो ये एक पेनाल्टी टर्म ऐड कर देता है। तो इट रिड्यूस the impact of less important features। इसकी हेल्प से मॉडल परफॉर्म्स बेटर ऑन अनसीन डेटा। अनसीन डेटा क्या होता है, जिस पे मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है और फ्यूचर में वो हमारे पास डेटा आ रहा है। तो हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम न्यू डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, बट अगर हमारा मॉडल ओवरफिट रहेगा तो वो नए डेटा को सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो लेस इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड को ये रिड्यूस कर देता है। सो इट पेनलाइजेज लार्जर कोफिशिएंट by reducing their magnitude। अगर कोई फीचर है जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, और कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा कोफिशिएंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होती है मॉडल की ट्रेनिंग में, ओके, या फिर प्रिडिक्ट करने में जो टारगेट वेरिएबल है। तो ये क्या करता है, अगर इसको लग रहा है कि किसी कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है बट वो टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा, तो ये क्या करता है कि मैग्नीट्यूड को रिड्यूस कर देता है एक पेनल्टी टर्म ऐड करके। तो किसी भी एल्गोरिदम के लॉस फंक्शन में ये ऐड होता है विद अ लैम्डा एज अ पैरामीटर। लैम्डा पैरामीटर ओके, एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर है ये, मल्टीप्लाई बाय पेनाल्टी। तो इससे क्या निकलता है, पहले ये हमारा लॉस फंक्शन था, ठीक है, ये ओरिजिनल लॉस फंक्शन है। दिस इज द ओरिजिनल लॉस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन के केस में क्या था, मीन स्क्वायर्ड एरर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में क्या था, लॉग लॉस था। तो लॉस फंक्शन यहाँ पे हो जाता है आपका ओरिजिनल लॉस फंक्शन, और यहाँ पे अगर हमने ये पेनल्टी टर्म ऐड कर दिया, ये क्या हो जाता है, रेगुलराइजेशन। दिस इज लैम्डा हियर इज व्हाट, लैम्डा इज रेगुलराइजेशन पैरामीटर। और इसको ऐड करते ही जो लॉस फंक्शन होता है वो हो जाता है आपका रेगुलराइज्ड लॉस फंक्शन। ये किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपको एक पैरामीटर मिल जाता है सी करके, जो कि है रेगुलराइजेशन पैरामीटर, वो आप ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल आपने 0.1 ऐड कर दिया, तो 0.1 इंटू जो भी पेनल्टी आप चूज़ किए रहेंगे, L1 या L2, ओके। तो ये 3 तरीके के पेनल्टी होते हैं, L1, L2 एंड इलास्टिक नेट। ये 3 तरह की पेनल्टी मिल जाती है आपको, जिस पे ये मल्टीप्लाई होता है जो भी पैरामीटर आपने पास किया है, जो भी पेनल्टी आपने चूज़ किया है, और वो ऐड हो जाता है लॉस फंक्शन में। तो आपका जो मॉडल है उसका लॉस फंक्शन चेंज होके रेगुलराइज्ड लॉस फंक्शन हो जाता है, और इसी के बेसिस पे आपके कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो रेगुलराइजेशन टेक्निक एक तरीके से फीचर सेलेक्शन का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ये फीचर्स को रिमूव नहीं कर रहा, बट हर एक फीचर का इम्पैक्ट ही डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन एंड बेस्ड ऑन द लॉस फंक्शन। जितना ज़्यादा ये मिनिमाइज़ कर पाता है, जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ हो सकता है लॉस फंक्शन, उतना ज़्यादा ये मिनिमाइज़ करता है और डिसाइड करते जाता है कि कोफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी। तो इसके बेसिस पे अगर हम एक नॉर्मल एल्गोरिदम की बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमारा वाई हैट हो गया, ओके, θ1 x1 प्लस θ2 x2 हो गया, प्लस θ3 x3 एंड θ0 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो ये 3 फीचर हैं, ठीक है, 3 फीचर हैं। सपोज इसकी वैल्यू होगी 0.5 x1, इसकी वैल्यू होगी 0.9 x2, और इसकी वैल्यू हो गई
0.2 x3। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो x3 है, ये जो फीचर है, इसका इम्पैक्ट वाई हेड को कैलकुलेट करने में कम होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, बट इन दोनों का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से ये फीचर्स को सेलेक्ट करता है कि किसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, किसका कम इम्पैक्ट रहेगा, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर सेलेक्शन टेक्निक में भी रेगुलराइजेशन टेक्निक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा हमने रेगुलराइजेशन में पेनल्टी की बात की, अब इसकी पेनल्टी को हम देखते हैं L1, L2 एंड L3। L1 एंड L2 के बेसिस पे दो आपको रिग्रेशन एल्गोरिदम भी मिल जाते हैं। तो अगर आप रिग्रेशन मॉडल फिट करना चाहो तो L1 और L2 जैसे जो मॉडल प्रेजेंट है ऑलरेडी, लासो रिग्रेशन एंड रिज रिग्रेशन, उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी एग्जिस्टिंग मॉडल में एज अ पेनल्टी भी पास कर सकते हो। ओके, तो ये एज अ पैरामीटर भी मिल जाते हैं और इनका अलग से एल्गोरिदम भी प्रेजेंट है। तो लासो रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि इट एड्स द पेनल्टी on absolute value of the coefficient, absolute value of coefficient। रिज रिग्रेशन के केस में क्या होता है, it adds the penalty on square of coefficient। तो जैसा हमने यहाँ पे x3 की बात की थी या θ3 की बात ही कर लें, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ θ3, और इस केस में क्या हो जाएगा, लैम्डा समेशन ऑफ मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ θ3 का होल स्क्वायर। ओके, जो भी कोफिशिएंट निकला है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो भी रेगुलराइजेशन पैरामीटर पास किया है, और यहाँ आपका आ जाता है लॉस फंक्शन, एंड सेम हियर लॉस फंक्शन। लासो रिग्रेशन के केस में जैसा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे मल्टीप्लाई होता है, ये क्या करता है कि किसी कोफिशिएंट के अगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम है तो वो क्या करता है, उसके कोफिशिएंट को कम्प्लीटली ज़ीरो बना देता है। ओके, इट श्रिंक्स कोफिशिएंट वैल्यू टू ज़ीरो। बट रिज रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि ये क्लोज टू ज़ीरो करता है बट कम्प्लीटली उसकी इफेक्ट को रिमूव नहीं करता, मतलब फीचर रहता है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है बट कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं करता है। इट डज नॉट मेक कोफिशिएंट ज़ीरो बट रिड्यूसेस इट्स साइज, देयर साइज। और अगर यहाँ ज़ीरो हो गया, किसी कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसका कंप्लीट इफेक्ट ही रिमूव हो जाता है, इसका कंप्लीट इफेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको किसी डेटा में ऑटोमेटिकली फ़ीचर रिमूव कराना, फीचर सेलेक्ट कराना है, तो उस केस में L1 रिग्रेशन इज़ बेटर, सो यूज़फुल व्हेन ऑटोमेटिकली रिमूव irrelevant features। Ridge regression when it is used when all features are important, but you need to prevent overfitting, तो दोनों ही केस में ओवरफिटिंग प्रिवेंट की जा रही है। बट अगर आपका डेटा, आपको अच्छे से आपको पता है कि जो डेटा में फीचर्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है टारगेट वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने में, तो उस केस में आप रिज रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है कि इसमें से कुछ इरेलीवेंट फीचर है बट आपको ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कराना है, तो उस केस में आप लासो रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हो। सो L1 एंड L2 मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज इट इज़ फॉर लासो एंड रिज। L1 एंड L2 क्या है, ये रेगुलराइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन दैट डिफर ओनली इन देयर कॉस्ट फंक्शन, सो कंप्लीट वर्किंग सेम है, बस लॉस फंक्शन इनका डिफरेंट है। इन दोनों के अलावा एक और रेगुलराइजेशन टेक्निक अवेलेबल है, दैट इज़ इलास्टिक नेट क्या करता है, इट कंबाइंस L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, दोनों के ही इफेक्ट को कंबाइन करके जो रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज़ होती है वो होती है इलास्टिक नेट। इस केस में फीचर सेलेक्शन भी होता है, फीचर सेलेक्शन यूजिंग L1 रिग्रेशन और यूजिंग L1 रेगुलराइजेशन एंड बैलेंसेस कोफिशिएंट श्रिंकेज यूजिंग L2 रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट श्रिंकेज। तो ये एक तरीके से इरेलीवेंट फीचर्स को भी रिमूव करता है, प्लस कुछ फीचर जो इम्पॉर्टेंट है उसके इफेक्ट को भी रिड्यूस करता है। सो इट इज़ गुड
व्हेन फीचर्स आर को रिलेटेड। तो अगर आपके फीचर्स को रिलेटेड हों, को रिलेटेड, तो अगर सपोज आपके दो फीचर्स हैं, जैसे हमने हाउस प्राइस की बात की थी, हाउस साइज और नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये दोनों को रिलेटेड फीचर हैं, तो या तो इन दोनों को रिमूव करना होगा, या तो आप इलास्टिक नेट यूज़ करके एक फीचर के कोफिशिएंट को जीरो कर सकते हो और एक दूसरे फीचर के कोफिशिएंट को रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे L1 और L2 रेगुलराइजेशन दोनों ही यूज़ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डेटा लिया है कैलिफोर्निया हाउसिंग का, ओके, ये जस्ट हमें एस्केलन में सैम्पल डेटा मिल जाता है, तो उससे हमने ये डेटा फेच किया है। यहाँ पे हमने एक्स फीचर और वाई फीचर बनाया है। तो यहाँ पे हमने फीचर और टारगेट को क्रिएट किया है। सो लेट मी रन दिस। तो इस तरीके से आपको फीचर मिल जाते हैं एक्स में, एंड ये आपका है टारगेट। तो जो हाउस की वैल्यू है, जो भी प्राइस रहेगा, वो हमें प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन दीज जो फीचर्स है हमारा, लाइक एवरेज रूम्स, बेडरूम्स, पॉपुलेशन क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, ओके, इसके बेसिस पे। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है, ओके, और लासो, रिज एंड इलास्टिक नेट विथ दियर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रही हूँ तो जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो पास होगा, ओके। जस्ट लेट्स सी कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं। अल्फ़ा क्या है, 1 है। अल्फ़ा को आप चेंज भी कर सकते हो, ओके। फिट इंटरसेप्ट है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है रैंडम स्टेट, सेलेक्शन क्या है, वार्म स्टेट। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स है जिसको आप चेंज करके देख सकते हो कि कौन सा पैरामीटर का सेट आपको ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शन देता है, ओके। तो लेट मी रन दिस नाउ। अगर आप देखो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ आपको लासो के लिए 28% एक्यूरेसी मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। रिज एक्यूरेसी जो है रिज रेगुलेशन की, उसकी 57% है, और इलास्टिक नेट की 41% है। तो मेन जो रिज एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा हाई मिल रही है यहाँ पे, 57, एटलीस्ट 50% से तो हाई है। सो लेट्स सी कि अगर हम कोई पैरामीटर्स का ट्यून करते हैं, जैसे अल्फ़ा 1 था, ओके, तो हम उसको कुछ कम करके 0.5 कर देते हैं। तो यू कैन सी कि 28% से डायरेक्ट 44% तक चला गया है ये, जैसे ही हमने अल्फ़ा की वैल्यू कम की। सो 0.1 करने से अगर आप देखो तो ये 53% हो गया। तो लेट्स सी कि और कम करने से क्या बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीज़ मिलता है एक्यूरेसी में। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, उतना ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बट अब नहीं चेंज हो रहा, ओके। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कम कर दिए तो आपको सेम एक्यूरेसी देखने को मिल रहा। 0.01 में सबसे ज़्यादा हाई मिल गया अभी हमें, 58%, ओके। ऐसे ही रिच का भी ट्राई करते हैं कुछ 0.2 करके, ओके। सेम ही टाइप की एक्यूरेसी है, 0.1, नथिंग चेंज्ड, 0.04, नो चेंज। 1 से इंक्रीज़ करके देखते हैं, नथिंग। तो इस तरीके से क्या है कि एक्सपेरिमेंटल थिंग है, ओके। आप देखो कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितने उस पर अच्छा वर्क कर रहा है। 90 करते ही 58% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इलास्टिक नेट में हम देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू रखने से क्या होता है, 0.3, ओके, इंक्रीज़ हुआ वैल्यू 41 से 49, एंड देन 52, 56, 05, 57 तक हम पहुंच चुके हैं। 58 के ऊपर चला गया, एंड लेट्स सी और कम करने से इसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। दैट मीन्स दिस इज़ द परफेक्ट वैल्यू, 58%, ओके। इसको भी हम 0.01 करके देखते हैं, नो चेंज, ओके। तो इस तरीके से आप पैरामीटर्स को चेंज करके देख सकते हो कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। L1 रेशियो भी हम कंपेयर करके देख लेते हैं। अल्फ़ा हमने देखा, L1 रेशियो देखते हैं, इसको चेंज करने से क्या मिलता है हमें। सपोज़ हमने 0.6 कर दिया, 1 कर दिया, ओके, नो चेंज। इनवैलिड पैरामीटर आ गया क्योंकि मैंने जो वैल्यू की रेंज है उससे ज़्यादा नंबर पास करता है, जो कि 10 है, ओके। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। L1 रेशियो डिफ़ॉल्ट क्या है, 0.5, एंड इट शुड बी लेस देन 1, ओके। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 0.02 करके देखते हैं, कोई चेंज नहीं। हाउ यू कैन फिट एंड ट्यून दीज मॉडल्स, ओके।